मैं ही वोट हूं, मैं ही विपक्ष हूं, मैं ही पक्ष हूं, मैं एक नागरिक का अधिकार हूं और बहुमत में रहूं तो मैं सरकार हूं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय। यहां चलता है सिर्फ सच, ना किसी का एजेंडा और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। हम पूरे तरीके से आरवीएम के खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन आई थिंक कैनॉट डिसाइड एनीथिंग यूनिलैटरल। किसी भी चुनाव में बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो नौकरी समेत कई वजहों से मतदान नहीं कर पाते, वोट नहीं डाल पाते। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि राज्य से बाहर रह रहे मतदाता जो अपने ही देश में रहते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए अपने इलाके में वोट डाल सके? दरअसल चुनाव आयोग ऐसे वोटर्स जो देश के किसी भी हिस्से में हो या नौकरी या और किसी कारण से दूर रहते हो घर से, उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की सौगात लाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग आज देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर चर्चा की। आयोग ने 31 जनवरी तक इन पार्टियों से इस पर फीडबैक भी मांगा है। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि रिमोट वोटिंग मशीन के मायने क्या है और राजनीतिक पार्टियां क्यों इसका विरोध कर रही हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट बता देते हैं। रिमोट से वोट की जो बात हो रही है कि वो कमिंग सून है, जल्दी आ सकता है यदि चुनाव आयोग चाह रहा है और सरकार जो है इस पर फैसला कर रही है। चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और इस पूरे प्रोसेस का मतलब है कि घर से दूर रहकर वोट देने का कैसे सिस्टम बनाया जा सकता है, इस पर बात हुई है। 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें थे। 8 राष्ट्रीय दल थे और 57 क्षेत्रीय दलों के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनसे चुनाव आयोग ने इस बारे में बातचीत की है। इसी की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी भी वहां पर मौजूद थी जो इस पर सारी चर्चा, जो सवाल हो सकते थे उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। कांग्रेस समेत 16 दलों ने आरवीएम का विरोध किया है, यानी रिमोट वोटिंग मशीन का जो विपक्षी दल है मोटे तौर पर, कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पक्ष में है कि नहीं है। ये ईसी का प्रपोजल है। ईसी ने 31 जनवरी तक पार्टियों से जवाब देने को कहा है कि हमने आपको अपनी बात बता दी है, आप अपनी राय 31 जनवरी तक दे सकते हैं। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और यूपी, बिहार या अन्य किसी राज्य में आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं। आप घर जा नहीं सकते, लेकिन वोटिंग भी जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है चुनाव आयोग, यानी आपको वोटिंग के लिए अपने गाँव लौटने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल आरवीएम आ जाने के बाद घरेलू प्रवासी वोटर जहां भी होंगे वहां से अपना वोट कर सकेंगे, उन्हें अपने घर लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब आपको आरवीएम के क्या फायदे हैं वो एक बार बता देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां भी हैं वहीं से आप वोट डाल सकते हैं। रोजगार, शिक्षा या अन्य वजहों से जो बाहर रहते हैं लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे लोग वोट नहीं डाल पाते, उसके लिए ये व्यवस्था है। प्रवासी लोग अपने शहर या गाँव में वोट कर सकेंगे। एक पोलिंग बूथ से 72 चुनाव क्षेत्र कवर हो सकते हैं। यदि एक पोलिंग बूथ भी है तो वहां पर रिमोट वोटिंग मशीन रहेगी तो वो 72 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी वोटिंग कर सकती है। और वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि रिमोट वोटिंग मशीन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से कर सकते हैं। जो बूथ है वहां पर जाकर रिमोट वोटिंग स्पॉट पर उससे आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन अपने इलाके के लिए वोट डाल सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा ईसी का कहना है। ईसी का मानना है कि इससे बढ़ेगा। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां भी हैं, कानूनी है, प्रशासनिक है, तकनीकी चुनौतियां हैं। एक बार समझ लेते हैं कि आरवीएम लाने से पहले कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ईसी को, इलेक्शन कमीशन को। चुनौतियां हैं, इसके लिए कई कानूनों में संशोधन करना होगा। ये सीधा सा केवल नहीं है कि चुनाव आयोग ने प्रस्ताव रख दिया और अब ये हो जाएगा काम। इसके लिए कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। घरेलू प्रवासी वोटर को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि घरेलू प्रवासी वोटर किसे माना जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है। कोई व्यक्ति किस कारण से कितने समय से बाहर है ये भी तय करना होगा। इसकी भी एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि इतने समय से जो आदमी बाहर है। रिमोट वोटर्स की संख्या कितनी है ये कैसे पता चलेगा, ये भी एक बात देखने की है कि किस राज्य के कितने लोग हैं। पोलिंग स्टेशन की पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि एक शहर में कितनी जगह बनाया जाएगा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कैसे
होगा, क्योंकि यदि बिहार में चुनाव हो रहा है और दिल्ली में वोटर बैठा है तो क्या उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा या नहीं होगा, ये सारे चुनौतियां उसके सामने हैं। इन चुनौतियों के अलावा विपक्ष को यह भी समझने की चुनौती है कि चुनाव आयोग के सामने कि इस समय कांग्रेस समेत 16 दल आरवीएम के विरोध में हैं। इन दलों का क्या कहना है इस मुद्दे पर, अब वो भी समझ लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। आरवीएम पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है वो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चुनाव आयोग एक तरफा कोई फैसला नहीं ले सकता, कि चुनाव आयोग ने ये बात कर ली है। प्रवासियों की परिभाषा और प्रवासी कामगारों की संख्या साफ नहीं है, जो पहले भी हमने बात की चुनौतियों की। और चुनाव आयोग ने 30 करोड़ प्रवासी का आंकड़ा दिया है, जबकि कोई सर्वे नहीं हुआ। कांग्रेस का कहना है कि मतलब ये नंबर कहाँ से आ गया 30 करोड़ का, जो प्रवासी भारतीय का। एक तरफ चुनाव आयोग ईवीएम से एक कदम आगे की बात कर रहा है, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सुनिए अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कल क्या कहा और साथ ही रिमोट से वोटिंग के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, वो सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। मैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से मेरी बात हुई है, अखिलेश यादव जी से भी बात हुई है, और उन्होंने साफ शब्दों में मुझे निर्देश दिए हैं कि हम पूरे तरीके से आरवीएम के खिलाफ हैं। इसी प्रकार से एनसीपी की तरफ से मनोनीत जितेंद्र अवार्ड जी, वो कल उपस्थित हो रहे हैं। आज उनके घर में फंक्शन था इसलिए नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको हम अधिकृत करते हैं कि आप ये कहिए कि हम आरवीएम के खिलाफ हैं। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। चुनाव आयोग ने खुद ही प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी चुनौतियों की पहचान की है। इसके मुताबिक पोलिंग बूथ को लेकर भी कौन प्रवासी कहलाएंगे, साथ ही कुछ नियमों में बदलाव और कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा रिमोट वोटिंग के तरीके और गिनती को लेकर भी आयोग के सामने चुनौती होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईसी रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया को सुरक्षित रख पाएगा? क्या आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान और भी आसान हो जाएगा? क्या रिमोट वोटिंग से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ पाएगा, जो एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, ईसीआई के यानी चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब हमारे साथ हैं। ईसीआई के पूर्व डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब और सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का ये जो प्रस्ताव है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुमकिन है और क्या इसका फायदा है? ये पूरी तरह से मुमकिन है और 2015 से इस पर कार्य चल रहा था जी। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा था, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि जो गरीब माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो फसल कटाई के लिए अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में भी कहा था कि हमने एक कमेटी बनाई है, हम उस पर विचार कर रहे हैं और काफी इनिशिएटिव उसमें लेंगे। और इसीलिए 2015 में आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की वॉलंटरी प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन वो स्टे हो जाने के कारण रोक दी गई थी। बाद में यह जब कानून में बदलाव हो गया तो अब फिर से वॉलंटरी लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटेट होगा। दूसरी बड़ी चीज इसमें यह है कि सभी पार्टियां, सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए बिना ये करना उचित नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पूरे प्रयास कर रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिया जाए, उनकी सारी शंकाएं दूर की जाएं और उनके जितने भी सुझाव हों, जितने भी प्रश्न हों, उन सबका सटीक उत्तर दिया जाए, सुझावों का परीक्षण करके समावेश किया जाए, या फिर क्यों नहीं कर रहे हैं वो उन्हें बताया जाए। दूसरी बातें हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जो अमेंडमेंट करना है, तो वो सब पार्टियों के जवाब आने से, उनके सुझाव आने के बाद से जब एक प्रक्रिया के बारे में
मॉडलिटी बन जाएगी तो उसके अनुसार ये सुधार करने होंगे। जी बाकी मुझे इसमें दिक्कत नहीं लगती, और ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए ताकि गरीब से गरीब वोटर भी जहां पर भी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हुआ है वो इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में अपनी सरकार चुनने में भागीदार बन सके। जी डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संजय जी आपसे पहले मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपका भी चुनाव को लेकर बहुत लंबा अनुभव भी है और स्टडी भी है, आप कैसे देख रहे हैं इस प्रपोजल को? नहीं, प्रपोज़ल बिल्कुल सराहनीय है। इस बात की चर्चा और चिंता बहुत रहती है कि भाई हमारा टर्नआउट बहुत कम है। हालांकि अगर आप पिछले 5-10 साल में देखें तो हिंदुस्तान में चुनाव में टर्नआउट बढ़ा है, और जिसमें बहुत बड़ा श्रेय इलेक्शन कमीशन को जाता है। उन्होंने तमाम एक तरह से इनिशिएटिव्स लिए हैं वोटर्स को सेंसिटाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि वोट देना क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इसी कड़ी में एक नई पहल है कि रिमोट वोटिंग मशीन की सुविधा लाई जा रही है, और ऐसे तमाम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कई कारणों से वोट नहीं दे पाते, और उसमें एक बड़ा कारण ये होता है कि संसाधन नहीं है उनके पास। वो एक तो दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में कमाने के लिए गए हैं, और उन्हें लगता नहीं है कि वोट के दिन वो अपने पैसे खर्च कर करके वापस जाएं और वोट डालें। तो बिल्कुल सराहनीय पहल है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन ये ज़रूर है, जैसा अभी रावत साहब कह रहे थे, कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके इसकी पहल करनी चाहिए। अभी भी ईवीएम के बारे में भ्रांतियां बनी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उन भ्रांतियों, हो सकता है वो भ्रांतियां बनी रहेंगी, लेकिन एक नई चीज़ लाके भ्रांतियों को और विस्तार या और भ्रांतियों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज़रूरत है। जी डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका भी बहुत लंबा अनुभव है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पहले भी बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता रहा है जी, और हमेशा स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद, कंसल्टेशन के बाद ही इसको स्टार्ट करता रहा है, इस्तेमाल करता रहा है जी। तो उसी प्रक्रिया में अगर रिमोट वोटिंग को अगर कंसल्टेशन हो रहा है तो एक प्रोसेस का, उसी प्रोसेस का हिस्सा है जी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये रिमोट वोटिंग किस चीज़ का सोल्यूशन है जी। ये रिमोट वोटिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि माइग्रेंट्स को वोट देने के लिए जो फैसिलिटी दी जाए, उनके जो माइग्रेंट वोट नहीं दे पाते हैं उसको गारंटी किया जाए। इलेक्शन कमीशन कोई तरीका निकाले कि ये उनको भी वोट देने का मौका मिले जी। अब ज़रूरत इस बात की, ये देखने की बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी से राय मांगी जा रही है उनको राय इस बात पे देना चाहिए कि क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है जी। कि जो माइग्रेंट को वोटिंग राइट दिए जा सकें जी। और अगर माइग्रेंट्स को वोटिंग राइट रिमोट वोटिंग से देते हैं तो क्या क्या समस्याएं आएंगी जी। पहली बात तो सोशल समस्या, इलेक्टोरल मैनेजमेंट की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जी रावत साहब भी कमिश्नर हैं और मैं भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है इलेक्शन, तो इलेक्शन की मैनेजमेंट वाली पार्ट तो अगर आप कोई चीज़ काम देंगे इलेक्शन कमीशन को तो करेगा जी, और कर ही लेगा। बेसिक इशू ये है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये देखी जा सकती है, जैसे जो माइग्रेट बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में सब हैं, वो यहाँ के वोटर हैं, अभी यहाँ वोट देते हैं जी। तो यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं उनके लिए उनकी फैसिलिटीज़ देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं जी। कल के दिन अगर वो वोट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देंगे तो यहाँ वो कम्प्लीटली ऑर्फन हो जाएंगे जी। कोई भी इनकी नहीं सुनेगा। तो पहली बात तो ये है कि टेक्निकली एक समस्या को हल करने के लिए हम दूसरी समस्या क्रिएट करने जा रहे हैं जी। दिस इज नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी जो डेफिनेशन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, पहले ये था कि 180 दिन से अगर ज़्यादा रहेंगे तभी आप रजिस्टर कर सकते हो जी। आज के दिन आप जहाँ पे जब भी रहना शुरू करोगे आप रजिस्टर कर सकते हो जी। तो वोटर रजिस्ट्रेशन तो अगर उसको एक्सपेडाइट किया जाए तो ये समस्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है माइग्रेंट्स को वोट देने की, वो समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है जी। वैसे भी जो माइग्रेंट को वोट देंगे, राइट देंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोट सर्कुलेट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि रिमोट वोटर की जो को डिक्लेयर कराने के लिए अपने को पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा जी। और वो प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो अप्रूव करेगा और तब जाके वो रिमोट वोटर बनेगा। ठीक है। तो जितना टाइम इसमें लग रहा है उससे कम टाइम लगेगा उसी जहाँ पे रह रहा है वही टीआरओ के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाए, एप्लीकेशन दे, अपनी आइडेंटिटी दे, रेजिडेंस प्रूफ दे और अपना नाम लिखवा ले। तो मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन तलाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
उसके लिए कहीं ज़्यादा आसान सोल्यूशन था रिमोट वोटिंग के मुकाबले। अब आप दूसरी समस्या सुनिए जी। इसलिए बॉम्बे में पूरी दुनिया के लोग, पूरी इंडिया के लोग रहते हैं जी। यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 4121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई जरूरी नहीं अगर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी आदमी है तब भी आपको उस वोटिंग राइट प्रोवाइड करना चाहिए जी, और करना पड़ेगा अगर वो क्लेम करता है जी। तो कितना मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टर्बेंस, बर्डन भी होगा, कितना बर्डन होगा, कैसे होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कराता है, वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वहां पे रिमोट वोटिंग प्लेस पे एक आदमी होगा और वहीं पे वो काउंटिंग करेगा और काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट देगा उस वाले जो मेन रिटर्निंग ऑफिसर है। तो रिमोट रिटर्निंग ऑफिसर कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिटर्निंग ऑफिसर होगा जी, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक तो ये जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये बात। ठीक है, इस पर आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा साहब, पॉलिटिकल सवाल यह है कि 16 पार्टियों ने कांग्रेस समेत इसका विरोध किया आज चुनाव आयोग की बैठक में। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है या आप लोगों को कुछ ना कुछ शगुफा चाहिए ही होता है? विजय जी, एक बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं निटी-ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि निटी-ग्रिटीज तो अभी आने हैं। हाँ, ठीक है। कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जो इश्यूज रेज कर रहे हैं एक्सपर्ट्स यहाँ पर जी, वो इश्यूज हैं। इसलिए आज के दिन हम कोई पॉलिटिकल मोटिव असाइन नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, जब भी कोई नया चीज आता है, बदलाव की बात होती है, तो रेसिस्टेंस आना एक स्वाभाविक सा चीज है। ठीक है, चीज को अप्लाई क्योंकि लेकिन चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर जी। आईटी जो रिवोल्यूशन ले आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और कंप्यूटर ने जो एक रिवोल्यूशन ले आया है पूरे वर्ल्ड में, उस रिवोल्यूशन से आप दूर नहीं रह सकते जी। भारत एक्चुअली अग्रणी है जी, क्योंकि सिलिकॉन वैली में भी भारत चला रहा है वहां पर जी। तो भारत अग्रणी है, भारत उसको जल्दी से एक्सेप्ट करे, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ हो, जो जिसकी शंकाएं हैं, क्योंकि आईटी इतना पावरफुल है कि आपके हर शंकाओं को भी दूर कर सकता है। क्योंकि आज देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए पेमेंट के तौर में, ठीक है, फ्रॉड भी होते हैं लेकिन फ्रॉड पकड़े भी जाते हैं और उसका भी एक कार्ड आता है। तो डरना नहीं चाहिए, अपनी शंकाओं को रखना चाहिए। हमें लगता है कि देश बहुत इंपावरमेंट की ओर जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इंपावरमेंट है। एक व्यक्ति भी अगर वंचित रह जाता है वोट देने के कारण, क्योंकि वो जा नहीं सकता अपने घर, रात का शायद उसको ट्रेन न मिले या कोई उसके साधन ना हो, क्योंकि ये उसके लिए जो टेम्पररी रेजिडेंट बाहर है, जैसे मान लीजिए मैं बताऊं, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो मैं चाहूंगा कि वहां वो नेता जीते जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ोतरी कर पाए। अगर मैं दिल्ली और मुंबई में रह रहा हूँ जहाँ हमें फैसिलिटी का प्रॉब्लम नहीं, हमारे वोट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्क पड़ता है विकास में कैसा नेता आ रहा है। इस बात को ध्यान में देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने प्रस्ताव को कैसे एक्सेप्टेबल बनाए लोगों से। इसलिए आज के दिन राजनीति नहीं बोलूंगा, लोगों का डर एक स्वाभाविक डर हो सकता है, उस डर को दूर करने की आवश्यकता है। निश्चित ही चुनाव आयोग इतना एम्पावर्ड है कि इस डर को दूर करेगा। ठीक है रावत साहब, 2-3 सवाल मुझे समझने हैं जो नूर मोहम्मद साहब ने भी कहा, सुदेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया। एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ, टेक्निकल तो अलग होगा, जब भी कैसे प्रैक्टिकल होगा वह मैं इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करता हूँ कि वो तय कर लेंगे तो कुछ हो ही जाएगा। पहली बात यह है कि यदि बिहार का वोटर दिल्ली में बैठा हुआ है, जो डॉक्टर साहब ने भी बात कही, और वो बिहार के लिए वोट करता है क्योंकि उसका कनेक्ट वहाँ से है, तो फिर दिल्ली की सरकार क्यों उसकी चिंता करेगी? आज जैसे पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदल गई है दिल्ली की। एक ज़माने में पंजाबियों का यहाँ पर अधिकार होता था, बहुमत होता था, आज पूर्वांचलियों का और तमाम लोगों का हो गया है। तो फिर वो सरकारें उनकी चिंता ही नहीं करेंगी कि आप यहाँ पर रहते हैं तो इनको क्या देना। इस कॉलोनी में जहाँ पर उत्तराखंडी रहते हैं, इस पर पूर्वांचली रहते हैं, इसमें बिहारी रहते हैं, इनको छोड़ दीजिए, जहाँ दिल्ली के लोग रहते हैं वहाँ दे। पहला सवाल ये। दूसरा एक और सवाल मैं समझना चाहता हूँ कि लोकसभा के वक्त तो संभव है कि लोकसभा में चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो उस समय आप वोट डाल देंगे किसी सेंटर पर, ठीक है। यदि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव होते हैं फरवरी 2023 में, महाराष्ट्र में होते हैं 2022 में, अलग अलग जगह पर अलग अलग मौके पर, तो क्या दिल्ली में हर दिन इलेक्शन कमीशन यही धंधा खोल के बैठा रहेगा कि रिमोट वोटिंग मशीन लगा के रखें 50 सेंटर्स पर? ये सब हाइपोथेटिकल हैं, क्योंकि जो 6 महीने से ज़्यादा अगर दूसरी जगह रह रहा है तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी पुरानी कंस्टिट्यूंसी में वोटर बना रहे। और अब इलेक्शन कमीशन के पास ये
रिसोर्सेज आ गए हैं कि अब वो उन्हें डुप्लीकेट वोटर कहीं बनने नहीं देगी, क्योंकि आधार से लिंक हो जाएगा, बायोमेट्रिक कनेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन है, यदि उनके यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है ही नहीं, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां उनका लोकेशन है आपको पहले उनकी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, इस सब के बाद मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस लोकेलिटी में आप एक पोलिंग स्टेशन सेटअप कर देंगे। पोलिंग पार्टी अपॉइंट करने के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में प्रावधान होगा, उसके अनुसार अपॉइंट हो जाएगी, आरओ हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और उस स्टेट में जहां के लिए वोटिंग हुई है वहां सीईओ लेवल पर ये मशीन जाके वहां काउंटिंग हो सकती है, ताकि वहां की पार्टियां, वहां के उम्मीदवार वहां उपस्थित रह सकें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काउंटिंग हो सके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये हाइपोथेटिकल चीजों को अभी उठाने का कोई समय नहीं है। मुझे लगता है एक सवाल और समझना सर, हाइपोथेटिकल नहीं होता ना, जो मन में होता है, अब कम समझ होती है मेरे जैसे लोगों में, तो वो सवाल पूछ सकता है। हाइपोथेटिकल नहीं, मेरे को समझ नहीं आई इसलिए। दूसरी बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो चुनाव की कहा गया कि वोटिंग कम हो रही है इसलिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, एक फैक्ट ये है जो बिल्कुल नहीं जी, वोटिंग कम करने के लिए नहीं, कम होने के लिए नहीं है। ये है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया, हर उसको वोट मिले, वो अधिकृत है वोट डालने के लिए। ठीक है, वो तो आदमी अगर नहीं डाल रहा है तो मुश्किल है। इसी तरह सर्विस वोटर का हमारे यहाँ 2 से 3% पार्टिसिपेशन था। इलेक्शन कमीशन ने ई पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की और अब उनका पार्टिसिपेशन 60 से 67% हो गया। जी सर, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा था दरअसल कि गरीब वोटर को और हर वोटर को ये राइट मिले, ये तो ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको मिलना चाहिए वोट का अधिकार। लेकिन चुनाव आयोग उन पर क्यों काम नहीं कर रहा जो बहुत पैसे वाले लोग हैं और वोट डालने ही नहीं जाते, शहर की शहर में बैठे हैं, 100 कदम पर आपने बना दी बूथ, उस पर तो काम ही नहीं हो रहा। दिल्ली में 50%, 60% वोटिंग होती है, उस पर तो एक्सरसाइज नहीं हो रही। ये शायद आपको जानकारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसमें हर तबके पर, हर वर्ग पर, अर्बन अपैथी पर, सब चीजों पर काम हो रहा है, बहुत सतत रूप से हो रहा है जी। लाखों इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने और उन सब में इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने यहाँ जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, हेल्दी होगा और अपने डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करेगा। जी संजय जी, आप बहुत स्टडी करते हैं, आपने इतने स्टडी कर ली है इलेक्शंस को लेकर कि हर कुछ चीज़ समझ आती है। मुझे समझाइए ये बात कि एक तो ये कि मतलब मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन गरीब वोटर जो है ना, वो तो तमाम कोशिशों के बाद भी, तमाम मुश्किलों के बाद भी वोट डालने ही जाता है, लेकिन जो अमीर वोटर है सो कॉल्ड, वो वोट डालने नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये समझाइए कि ये कैसे लॉजिकल है कि आप रहें तो दिल्ली में, मयूर विहार में, पड़पड़गंज में, शाहदरा में या कनॉट प्लेस पे कहीं पर, और वोट डालेंगे बिहार के सरकार के लिए। तो ये कनेक्ट किस तरह का है? कनेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए दोनों बातों को। टेक्निकल बातों पे हम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं रावत साहब पे, नूर मोहम्मद साहब पे और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करता हूं कि वो हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रिमोट वोटिंग मशीन पे जी। और आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई अमीर वोट नहीं करते, गरीब तो किसी भी तरह वोट दे देता है। गरीब, पहली बात तो ये भ्रांति है। अगर हम बड़े शहरों में भी जब कहते हैं टर्नआउट कम क्यों है, तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर या मध्यम वर्गीय मतदाता वो वोट नहीं देता। आप हमारे बार बार स्टडीज का जिक्र कर रहे हैं, उस स्टडी के आधार पे मैं कह रहा हूँ, बड़े शहरों में, चाहे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ऐसे तमाम बड़े शहर हैं जिसकी हम अगर बात करें, यहाँ पे भी कौन से ऐसे मतदाता हैं जो कम वोट दे पाते हैं? ये गरीब तबका है। ऐसे लोग हैं जो तमाम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आपके ड्राइवर हैं, मेड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन के तमाम अपील के बाद की छुट्टी देनी है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जो लोअर क्लास वाले, जो वोट नहीं देते हैं। टर्नआउट इनका कम है, ना कि मिडिल क्लास का टर्नआउट कम नहीं है। इस पे अध्ययन की जरूरत है, ये मैं अपने अध्ययन के हिसाब से ही कह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि गरीब वोट दे देता है किसी भी तरह से। गरीब वोट देता है वही जो उस शहर में होता है। गरीब वो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीब हो, अगर वो दूसरे शहर का वोटर है, दूसरे गांव का वोटर है, तो वो कोई वोट नहीं दे पाता अगर वोट के दिन वो उस गांव में ना हो। हम माइग्रेंट की बात कर रहे हैं और हम बराबर
उसको इक्वेट कर दें, माइग्रेंट का मतलब है कि वो गरीब ही होगा। माइग्रेंट वो भी हो सकता है जो गरीब ना हो, लेकिन हो सकता है उसका वोट कहीं और जगह पे माइग्रेंट हो। को मैंने गरीब नहीं कहा सर, मैंने कहा कि तो वो रहता दिल्ली में है और वोट बिहार में डालेगा, इसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं? सुदेश जी फिर वोट के लिए जाएंगे नहीं वहां पे प्रचार के लिए? अभी सुदेश जी के पास आते हैं जी, बताएं आप इसको। हाँ, ये दूसरा प्रश्न है जी। हाँ, अब ये सब चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो हम कह रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, विपक्ष की पार्टियां विरोध कर रही हैं। मुझे लगता है एक भ्रांति उनके मन में ये भी होगी कि भाई अगर दिल्ली में आप वोटर हैं, मुंबई में आप रहते हैं, लेकिन आप वोट किसी और राज्य में दे रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, सरकार के साथ उनका कनेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये इनिशियल हिच है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हो सकता है इन सब चीजों पर पार्टियां एक तरह से उसको मान ले कि हाँ ऐसा एक सिस्टम है, एक नए सिस्टम की ओर हम जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? बेसिक जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की कि आप वोटर को वोट देने की सुविधा प्रदान करें। तो इलेक्शन कमीशन उसी प्रयास में ये रिमोट वोटिंग मशीन की बात कर रहा है। अब ये जो तमाम भ्रांतियां जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, इसे दूर करना भी उनकी जिम्मेवारी है, और जब तक सहमति ना बने इसे लागू नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी अपेक्षा है। ठीक है, इस पर आपने ठीक से बात की। सुदेश जी, आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन मैं रावत साहब से भी एक सवाल करूंगा अभी आके कि इलेक्शन कमीशन की और क्या क्या जिम्मेदारियां, उस पर क्या काम हो रहा है। सुदेश जी, आप मुझे बताइए साफ साफ कि आप तो चुनाव लड़ने वाले हैं, मुझे पता है। अब आप यदि चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं, कनॉट प्लेस की नई दिल्ली उससे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वहां पे 2000 वोटर बिहार के हैं जो आपके इलाके के हैं, तो अब या आपके इलाके के नहीं है, सपोज करिए कि आपके इलाके के नहीं है, तो क्या आप उस कॉलोनी में प्रचार करने जाएंगे? कहेंगे मेरे को क्या कर जाना है वहां पर, 1000 वोट तो मिलने वाले नहीं है। तो देखिए विजय जी, दो सिचुएशन है। एक तो आपने जो संजय जी से पूछा, देखिए बहुत से गरीब लोग वोट नहीं दे पाते, क्योंकि आपको पता है वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोग जो मकान मालिक हैं वो उनको सर्टिफिकेट नहीं देते कि उनका रेजिडेंस है। इसी कारण से आपको पता है कि मोबाइल राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, राशन कार्ड आपका वैलिड होगा। और उसके बाद ये एक सुविधा है जो सबको दिया जाएगा और उसका सब वोट कर पाएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जी, उसका जवाब दीजिए। उससे जवाब दे, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मान लीजिए कि बिहार में हमारे परिवार है, अधिकतर लोग ऐसे ही होता है, और एक व्यक्ति किसी तरह से दिल्ली आया है, वो कमा रहा है बिहार में अपने परिवार को, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं, उसका पूरा इंटरेस्ट वहां पर है। उसका इंटरेस्ट वो है कि पलायन न हो, और हमारा प्रदेश ठीक से क्यों नहीं बढ़ रहा है, दिल्ली तो बढ़ रहा है, मुंबई तो बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। वो तो यहाँ की क्वालिटी लाइफ को जब देखता है तो वो चाहता है वहाँ भी क्रिएट हो, वहाँ अगर वो वोटिंग सही देगा तो शायद उसके जीवन में, उसके परिवार में बदलाव आए। और यहाँ जो दिल्ली को अपना लिया है, हमारे आपके जैसे आदमी दिल्ली को अपना लिया, हम झारखंड से आते हैं, अपना लिए तो हम तो डोमिसाइल यहाँ के हो गए, हम यहाँ वोट देंगे, कोई इशू ही नहीं है। वो तो फ्लक्चुएटिंग जो है किसी कारण से नहीं दे पाते, उनके लिए अगर सुविधा दिया जा रहा है तो इसमें किसी को ऑब्जेक्ट करना है, कोई पॉलिटिक्स इसमें कहाँ से हो सकता है? जो ये नहीं, पॉलिटिक्स की बात मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि यदि झारखंड से चुनाव लड़ रहे हो सुदेश जी, मान लीजिए रांची से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो दिल्ली वाले वोटर के पास चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? पहली बात। दूसरी बात, इससे उलट यदि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वो उस कॉलोनी में जाएंगे जहां पर 70% बिहारी रहते हैं? ऑफ सोशल मीडिया के बाद और रेजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद, इतने टीवी चैनल खुलने के बाद कैसे जाएंगे, ये तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो खुद पहुंच जाते हैं लोग बहुत कॉन्शियस अपने राइट के बारे में और किसको लाना है उसके बारे में। ठीक है। हम पूरे तरीके से आरवीएम के खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन आई थिंक कैनॉट डिसाइड एनीथिंग यूनिलैटरली। हम चर्चा कर रहे हैं रिमोट वोटिंग मशीन पे। हमारे साथ डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में उनका बड़ा लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सुदेश वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या क्या दुविधाएं हैं, कैसे हो सकता है यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो, और क्या क्या बड़ी समस्या इसको लेकर है, क्या ऑब्जेक्शंस हैं आपके? मैं बताऊं जी। दरअसल ये जो डिस्कशन हो रहा है अभी, तो पॉलिटिकल पार्टी से राय लेने के लिए कमीशन ने कहा हुआ है जी। अगर पॉलिटिकल पार्टी सीख से राय देंगी तो इलेक्शन कमीशन उस पर अपना विचार बदल भी सकता है जी।
इसलिए सिर्फ ये कह देना कि वो यूनिलेटरी नहीं कर सकता, हम एग्री नहीं कर सकते, ये आर्गुमेंट नहीं हुआ। आर्गुमेंट हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है कि इससे माइग्रेंट के वोटिंग राइट दिया जाए, ये पूरा इसी से हो सकता है या और कोई तरीके है? जी, मेरा जो मानना है, और अगर यही तय होगा कि भाई इसी से आरसीबी से ही करना है, दूसरे रिमोट वोटिंग से मशीन से ही करना है, तो कमीशन तो कोई कोई रास्ता निकाल लेगा इसको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन कह रहे हैं कि क्या वो बेस्ट तरीका है, नंबर एक। जी। दूसरी बात, जो प्रोसेस है जो दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने अपने नोट में, वो ये कहा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिमोट वोटर रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। अभी रावत साहब ने कहा कि हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि विद इन नो टाइम एक जगह नाम कट जाएगा, दूसरी जगह जुड़ जाएगा। तो इस बात को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इस एफिशिएंसी को, कि जहाँ पे आदमी है जैसे इंफॉर्मेशन मिले ऑटोमेटिकली उसका नाम कट जाए और दूसरे का जुड़ जाए। इसको आसान कर दीजिए, तो फिर आपको आरसीबीएम नहीं बनानी पड़ेगी, बाकी हैसल्स नहीं होंगी, बाकी सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई सुझाव इलेक्शन कमीशन को देगा, पॉलिटिकल पार्टीज देंगी, तभी तो इलेक्शन कमीशन अपना व्यू चेंज कर पाएगा। जी। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये फोरम इस्तेमाल करना चाहिए इस बात को कहने के लिए कि इनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, किस तरह से जो जैसे इसमें फायदा क्या होगा, किसका फायदा होगा? फायदा इन पार्टीज का होगा जो जिनका बेस अर्बन बेस है। जी। अर्बन बेस में रूरल माइग्रेंट आके सब उसका घालमेल कर देते हैं। अर्बन बेस में अगर अर्बन वोटर ही वोट दें तो उस पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। जी। तो इसलिए एक तो पॉलिटिकल फायदा ये होगा जो, और वो पार्टीज डेफिनेटली सब फेवर करेंगे इस बात को। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है कि आप वोटर को राइट देने के चक्कर में आप वोटर को एकदम ऑर्फन बना दे रहे हैं, उसको कोई नहीं सुनेगा। आप कह रहे हो जैसे अंग्रेज कहते थे कि हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इन लोगों को रूल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके भले के लिए रूल कर रहे हैं। तो वही मुझे लग रही है बात इसमें एनालॉजी कि आप इसलिए कर रहे हैं कि इनको वोटिंग राइट मिले, तो एक्चुअली उनका सब कुछ राइट खत्म हो जाएगा। जी सर, अभी तो एक मुश्किल अभी हो रही है आपकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से कि जब अब हम इलेक्शन में रिजल्ट के बाद देखते हैं कि वोटिंग का ट्रांसपेरेंट सिस्टम आता है कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े, किसको वोट पड़े, ये भी करीब करीब पता चल जाता है। ये ना भी पता चले, पता पड़ जाता है, तो उससे ही पार्टियों की जो नाराजगी है या जो भी काम है वो असर दिखाई देता है। ये तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम एक टोटलाइजर बनाएंगे जिसमें पहले मशीन का चेक कर दें कितने कितने वोट हैं, उसमें सब मशीन्स को मिला देंगे और 25-30 मशीनों का, 40 मशीनों का, 50 मशीनों का एक बार रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। काउंटिंग करके। तो वो चीज जो टोटलाइजर की जो बात थी वो क्लिस्टी ने एग्री नहीं किया, अभी तक नहीं एग्री किया। उससे वो एरिया खत्म हो जाता कि जो जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में कौन किस पोलिंग स्टेशन किसने वोट दिया पता चल जाता है। सेशन साहब ने, आपने ध्यान होगा, सेशन साहब ने क्या किया था कि बैलेट पेपर को मिक्स करते थे वो। बड़े बड़े ड्रम में उसको मिक्स किया जाता था जिससे पता नहीं चले किस पोलिंग स्टेशन से किसने वोट दिया है। तो वो सिस्टम बस आप ही के पास आ रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को मेरे ख्याल से मदद करनी चाहिए अच्छे सजेशन देके, जिससे इलेक्शन कमीशन इस बात को पूरी कर सके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइग्रेंट्स को कैसे हम राइट दें। मेरी नज़र में, सिंपल नज़र में यही आ रहा है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, कोई आदमी आए बताए कि हम यहाँ आ गए हैं, अपना आधार कार्ड दिखाए, फट से दूसरी जगह पे उसका नाम काटो और यहाँ जोड़ दो विद इन नो टाइम। फिर जहाँ जहाँ है आदमी वहीं जाके वोट दे दिया करेगा। सुदेश जी, उसको ये क्यों परेशान करने की क्या जरूरत है? जी विजय जी, देखिए हम लोग वोटर को एम्पावर करना चाहते हैं या एहसान करना चाहते हैं, ये उसका राइट है वोटर का। और एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आप देखिए, आपने देखा, आपके ही आंकड़े बोल रहे हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं वोट से, क्योंकि वो माइग्रेशन प्रोसेस में है, वो नहीं पहुंच पाते, उनके पास साधन नहीं है। गरीबों का सोचिए। और वो लेकिन सर अभी तो ये तय नहीं हुआ कि माइग्रेंट 30 करोड़ है, ये इलेक्शन कमीशन लिया है, अभी लेबर मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहां से लिया। देखिए सही आंकड़े तो तभी पता लगेंगे जब लोग साइंटिफिकली एनालाइज करें, और ये भी एक प्रोसेस हो सकता है साइंटिफिकली एनालाइज करने का, जो इलेक्शन कमीशन इसका एक रिजल्ट हो सकता है, ऑफशूट हो सकता है जी, जो हम लोग को पता लगेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, तो कितने पॉपुलेशन है जो बाहर से आइडेंटिफाई करते हैं और वोट भी बाहर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हम लोग के जैसा लोग नहीं है कि हम अगर दिल्ली में आए दिल्ली से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग अपने आप को वहां से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। नहीं तो वही सवाल सुदेश जी आपसे करना चाहता हूं, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि वो ऑर्फन तो फील नहीं करेगा कि जो कैंडिडेट है वो कहेगा भाई इनकी परवाही मत करो, इनको तो वोट ही नहीं देना हमें। क्यों कैंडिडेट, देखिए ऐसा तो है नहीं, बहुत
थोड़ा पॉपुलेशन होगा पूरे पॉपुलेशन में, और जो कंटेस्ट कर रहा है उसको पता है कि, और बाकी लोगों को पता है कि कौन किसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा दिल्ली से, और वो दिल्ली में सिर्फ इसलिए रह रहा है उसको नौकरी मिल रही है, और वो जैसे ही छुट्टी मिलता है 2 दिन का भी वो दौड़ के घर चला जाता है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, तो उसका राइट वहां ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज होगा कि दिल्ली में एक्सरसाइज होगा। नहीं, लेकिन ये भी उलट बात है कि आप यहाँ पर कमा रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं, यहाँ पर सरकार का फायदा उठा रहे हैं, जो भी सरकार है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, और आप उसके साथ अपने को कनेक्ट नहीं रख रहे। ये कैसा वोटिंग राइट है? हमारे कंट्री ये कैसा वोटिंग राइट है सर? ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं, अगर वो सिस्टम लागू कर दिया जाए तो कैंडिडेट मैटर ही नहीं करेगा। बता दिया जाए कि इतना वोट जिसको आ जाए उतना कैंडिडेट वो कर ले जी। तो हमारा सिस्टम तो वैसा है नहीं। इस सिस्टम में हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव पॉसिबल जी। बेस्ट अल्टरनेटिव हमें तो लग रहा है चुनाव आयोग आईटी को यूज करके इसको बहुत साइंटिफिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है, और गवर्नमेंट भी साथ में। एक छोटा सा सवाल है, पार्टी की कोई राय बनी है इस पर? बीजेपी की कोई राय बनी है डॉक्टर साहब? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है आज के दिन। नहीं, वैसे राय क्या है बीजेपी की राय क्या है? कर रहे इश्यूज नहीं, जैसे जो इशू रेज कर रहे हैं सर, कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि वो विरोध में इश्यूज हैं जो रेज होंगे, और इन सबको एड्रेस किया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि हम तो चाहते हैं डेमोक्रेसी और मजबूत हो, वोटर एम्पावर्ड हो। उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म चुनाव आयोग अपनाती है, हम उसको सिर्फ रिजेक्ट नहीं करेंगे कि चुनाव आयोग ने दिया है और बीजेपी की सरकार रिजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, उसको एनालाइज करेंगे साइंटिफिकली, उसके बाद हम देखेंगे क्या अच्छा है देश के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात सिर्फ जोड़नी थी कि जब पार्लियामेंट्री, जब जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ पे हर एक आदमी को का वोट जहाँ भी रहे उसी आदमी को, उसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जाता है जी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में तो 100% वोटिंग का जो बोला हर एक आदमी वोट दे सके, वो एक कैंडिडेट को देगा जो नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट बनेगा जी। यहाँ तो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने अपने वहाँ भी वोट देने वाला आदमी वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी केयर करेगा जी। तो एक तो ये इशू है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी को हमको इम्प्लीमेंट करना है जी, कि माइग्रेंट्स के लिए कोई रास्ता निकालो जी। तो कोई डिस्कशन इस बात को नहीं कर रहा है कि ये जो तरीका निकाला गया ये बेस्ट तरीका है। हो सकता है बेस्ट तरीके दूसरे हों जी। अभी रावत साहब ने कहा कि नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, विद इन नो टाइम इधर का नाम कटेगा उधर जुड़ जाएगा जी। तो अगर मैं मान लीजिए माइग्रेंट हूँ, मान लीजिए बंबई में जाता हूँ, मैं कहता हूँ आधार कार्ड मेरा ये है, फला जगह पे रह रहा हूँ, और वो माइग्रेंट उस समय दिल्ली चला गया तो क्या होगा? मान लीजिए मुंबई में कोई माइग्रेंट गया भाई साहब, और वो माइग्रेंट उस समय फिर दिल्ली चला गया या कहीं और चला गया तो क्या होगा? तब भी आप नहीं वोट दे पाएंगे, तब भी वो जो रिमोट वोटिंग वो नहीं करवा पाएंगे आप, क्योंकि रिमोट वोटर भी तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना। रिमोट वोटर को रजिस्टर करने के लिए टाइम चाहिए, उसमें तो पुरानी होम कॉन्स्टिट्यूंसी का भी अप्रूवल चाहिए, और तब जाकर के वो अप्रूव हो पाएगा कि रिमोट वोटर। सर डॉक्टर साहब, मेरा मुद्दा टेक्निकल नहीं है, क्योंकि मैं आज हिंदुस्तान को इतना अपडेटेड मान रहा हूं और आगे बढ़ता हुआ मान रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स होगी वो तो सॉल्व हो ही जाएंगी, थोड़ी बहुत जो भी होगी उससे ठीक हो जाएगी। मैं बात इन प्रिंसिपल करना चाहता हूं कि क्या इस कनेक्ट को आप समझ रहे हैं? मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि आप जहां पर रहते हैं वहां की बजाय दूसरे को वोट दे रहे हैं, तो जो कैंडिडेट है वो आपको कैसे वो करेगा? मैं इस प्रिंसिपल पर बात करना चाहता हूं। तो बात तो मैंने वही उठाई थी ना जी। टेक्नोलॉजी तो हो ही जाएगी, ठीक हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। हमारा ये सिर्फ कंसर्न है, पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन ने राय मांगी है, तो उस बात पे जाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है कि माइग्रेंट को इम्प्रूव किया जाए, उनकी जो पार्टिसिपेशन को, वो क्या दूसरा रास्ता कोई सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। अगर वो नहीं सजेस्ट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन के बाद कमेटी की राय मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा, और वो जो आ जाएगा सामने तो फिर आप बाद में चिल्लाते रहिए। तो इसीलिए ये मौका है लोगों को, बहुत ही वेल थॉट सजेशन जाए इलेक्शन कमीशन के सामने, और अगर प्रॉपर्ली इसको वो किया जाए, कहा जाए, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन अपना इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता भी अपना ले जो बेस्ट तरीका होगा। ठीक है सुदेश जी, इसी बात को कह रहा हूँ, डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है सुदेश जी, एक और सवाल इससे आगे का, ये तो ठीक है चर्चा हो रही है, सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम ही नहीं करती। ये छोटे छोटे जो शगुफे हैं ना, इन पे काम करती है। मैं इसको शगुफे के तौर पे ही देखता हूँ अभी तो, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन लगातार काम कर रहा है, एक तो वो टूथलेस है, उसको कभी मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की, फिर जो उसमें आ रहे हैं वो और क्या कर रहे हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए उस पर सरकारें ध्यान क्यों नहीं देती? मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंस रखता हूँ इस पर विजय जी, क्योंकि काम हुआ है, चुनाव आयोग ने भी किया है, सरकार ने भी किया है रिफॉर्म्स के बारे में। ये बात सही है कि जितने तेजी से रिफॉर्म होना चाहिए, शायद उसकी बात आप करें वो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए आज तो आपको पता है कि अगर
कोई कन्विक्टेड हो गया सीरियस क्राइम में तो डिबार हो जाता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा में कैश में डोनेशन नहीं ले सकती, सब रिफॉर्म्स हुए हैं। मैं मानता हूँ कि रिफॉर्म्स तेजी से होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तो इलेक्शन कमीशन ने फेवर ही नहीं किया, आपने बना दिया। नहीं, लेकिन एक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ। हो सकता है ये बहुत आपको नहीं अच्छा लगे, इस पर और बात हो सकती है जी। क्या इससे अच्छा कोई सिस्टम दे दे, ठीक है, वही सरकार तो हमेशा तैयार है, कोई अच्छा सिस्टम बताए तो, लेकिन आप रिजेक्ट कर देंगे तो वो सही नहीं है। नहीं वो ठीक है, उस पर रिजेक्शन की बात नहीं, चर्चा की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई रिजेक्ट नहीं कर। आपके पास कोई बढ़िया सजेशन है जिससे आपको लगता है कि रिफॉर्म अच्छा हो सकता है इस प्रोसेस में भी? जैसे इन्होंने कहा कि आप उसको डिलीट कर दो, फिर लिस्ट कर दो, लेकिन फिर एक प्रश्न आएगा क्योंकि इलेक्टोरल रोल तो पहले तैयार होता है, उस समय वो माइग्रेंट वर्कर वहां रहेगा क्या? ठीक है, वो नहीं रहेगा, हो सकता है हो सकता है किसी और जगह चले जाए, उसका परमानेंस नहीं है। चलिए इसको भी देख के थोड़ा सोचना पड़ेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सुदेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और ओपी रावत साहब और संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि क्या रिमोट वोटिंग मशीन पर आपको भरोसा है। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं। 55% लोग इसके पक्ष में हैं और 45% लोगों ने इसके पक्ष में वोट नहीं दिया है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय भी। मतदान लोकतंत्र का मूल कहा जाता है और यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये लोगों को अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने और अपने नेता को चुनने की अनुमति देता है। इसके लिए जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करे, लेकिन इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिए समाज और उसके तंत्रों में कई सुधारों की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साफ सुथरे चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।